सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली के मंच पर। बिल्कुल। और भाई हमारी मंदाकिनी जी तो आज एकदम आसमानी हो रखी है कुछ बड़ा शीतलता का आभास दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी थोड़ी गर्मी देखिए हर जगह कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। हम लोग को भी स्टूडियो से बाहर होते तो गर्मी का एहसास लगता ही लगता है। तो जब आप हमें बाहर दिख रही थी ना तो मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखती थी तो मुझे ठंड लगती थी बड़ा सुकून सा मिलता था। मतलब आपको मेरा आसमानी रंग का ये जो ड्रेस पहनकर ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ? नहीं ये नहीं लगा, हम अपने सुकून की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो इतना खूबसूरत ये जो सूट पहना है हरे रंग का, इसको देखकर तो मुझे सारी प्रकृति की सारी वनस्पतियां याद आ गई, सारे पेड़ पौधे याद आ गए हैं। इतना सुंदर आपने सूट पहना है, साड़ी का बना हुआ है या वाकई मतलब आपने सूट के लिए कपड़ा लिया था? नहीं, ये हमारा सूट का ही कपड़ा है, लेकिन लुक ऐसा देता है कि हमने साड़ी से बनवाया है। हाँ, तो इतना सुंदर हरा रंग जो कि प्रकृति की देन होता है, और पूरी प्रकृति जब हमें हरी हरी दिखती है ना तो आपके सूट की तरह ही दिखती है। बिल्कुल, जैसे आज वैसे तो लग रहा है ना मंदाकिनी जी, जैसे नीला आसमान और हरी धरती। अरे वाह, क्या बात है। आज उसका मेल हो गया सखी सहेली के मंच पर। आप शायरा बन गई हैं, है ना? और हमारे श्रोताओं का प्यार भी हमें शायर बना देता है, कभी बना देता है। तो चलिए, तो आकाश और धरती का ये जो मिलन हुआ है आज सखी सहेली के इस मंच पर, तो आज क्या लेकर आ रहे हैं हम? भाई देखिए, आज हम पहले तो गुजरात के व्यंजन जो हमारे वो बता देते हैं कि गोटा, पकौड़ा, लापसी और गुजराती कढ़ी, इनके बारे में हम बताएंगे। और हमारे साथी भी अपने तरह से वो अपनी जो और रेसिपी है वो भी हमें लिखकर भेजेंगे। आप लेके भी आएंगे, उनमें से कुछ बना के लाई होंगी गोटा वगैरह? नहीं, आज तो मैंने सिर्फ रेसिपी लिख कर लाई हूँ बनाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैंने कहा आज मैं लच्छेदार बातों से ही बना दूंगी मंदाकिनी जी को, है ना? बिल्कुल। और देखिए, दूसरा विषय मेरा महंगी साड़ियों का रख रखाव। अरे हाँ, तो हमारी सभी बहनों को साड़ियाँ पहनना पसंद है, तो वो कैसे उनका रख रखाव करते हैं, या हमारे जो पुरुष हैं वो भी अपनी महंगे कपड़ों का, वो भी कई बार शेरवानी वगैरह पहनते हैं, कपड़े होते हैं, या वो भी बता सकते हैं कि अपनी वाइफ को देखो तुम इस साड़ी को ऐसे रखो। तो टिप्स तो कोई ना कोई दे ही सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आखिर जब वो अपनी गाड़ी कमाई से अपनी पत्नी को अच्छी भारी भरकम साड़ी दिलवाते हैं तो उनका हक बनता है ये कहने का कि भाई साड़ी ले तो आई हो, लेकिन इसकी साज संभाल भी तो उसी तरह से करो। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का हक है। और कथा सुधा का दिन है, तो आज इसमें कहानी सुनी जाएगी दो बांके। अच्छा। और दूसरा हमारा एक विषय है कि संस्कार घर से ही, यानी कि जो बच्चों को संस्कार मिलते हैं अगर वो बचपन से ही दिए जाते हैं तो वो लंबे समय तक उसके जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। तो संस्कार आप सबने कैसे कैसे दिए या कैसे देने चाहिए बच्चों को, इस पर प्रकाश डालें और सुने हम लोग के साथ एक तब तक गीत। बिल्कुल, पहले गीत सुन लेते हैं और उसके बाद कथा सुधा की जो कहानी है दो बांके, उसको हम सुनेंगे। बिल्कुल। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। अब दूर नहीं वो जान वफा, नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे दिल थाम चले हम।
मौसम की शरारत का मंजर कोई देखे, कोई देखे, दिल थाम चले हम। लहराती हुई, बल खाती हुई, ओहो, फूलों से भरे इन रस्तों के हर मोड़ पे ये समझाती हुई, ये इश्क भी तो है एक चक्कर, कोई देखे, कोई देखे, दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे, कोई देखे, बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे, कोई देखे, दिल थाम चले हम। तो अब देखिए हम लोग आ गए, गाना सुन के हम लोग तैयार हो गए हैं सबको कहानी सुनाने के लिए। तो मिलकर सुनते हैं दो बाके कथा सुधा के अंतर्गत। और वाचक स्वर बता देते हैं जी श्याम सर का है और प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो आइए सुनते हैं कहानी कथा सुधा के अंतर्गत दो बांके। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा आज सुनिए भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के तो भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादास्पद विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, उन हिंदी वालों में मैं भी हूं, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा ना हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए
तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें अजब का बांकपन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्लाकर पूछ सकते हैं, बांके क्या भला है भाई, हैं क्या भला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं और इनके साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने और दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर, उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में और एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है, एक से बढ़कर एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ पर यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है और सरकार की ज्यादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नखास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बताऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। ओ हुजूर, अब पेशे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूंगा, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बताऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए, मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बताइए बताइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का है क्या? टांगे में पालथी मारकर बैठ नहीं सकते, जाते उत्तर की तरफ हैं है ना, और मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं
और जरा गौर कीजिए कि ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं। जहां जाती है वहां बला की धूल उड़ाती है कि इंसान अंधा ही हो जाए। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते, अगर वो उस्ताद की जय हो के नारे से चौंक ना उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब सा समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक भी आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे ओर भी उतने ही। लेकिन खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी और दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुककर दोनों ओर से उस्ताद की जय हो के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियां, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशबीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बांकों की लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, ये क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। लेकिन बाद में दोनों बांकों में इस फसाद पर कहासुनी हुई और उसी कहासुनी में मैदान बंद कर दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। इसमें खून बहेगा, खून, और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बांका खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयां उन्हीं बांकों की लाशें उठाने के लिए आई है। दोनों बांके अपने अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से जय हो की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए हैं। तमाशबीनों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने सड़क के दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, जी उस्ताद। पुल के उस पार वाले बांके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, हाँ उस्ताद। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए और एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे।
दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर जय हो के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल और इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, जियो उस्ताद। पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तमाशबीन सख्ते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद गजब का कस है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ, टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस पार वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया, फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर के जोड़ छूटे, उनमें सुलह हो गई। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चला जा रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में बांके से किसी ने कहा, मुला स्वांग खूब करियो। बांके ने देखा, एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बांका दूसरे बांके से ही लड़ सकता है। देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है? कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की कहानी 2 बांके। कहानी आपको सुना रहे थे जी श्याम। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। देखिए मंदाकिनी जी, हमारे श्रोता ने भी इस कहानी को सुनकर संदेश भेजा है कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित 2 बांके लखनऊ के 2 बाहुबली बांके की व्यंग्यात्मक कहानी है, जो अपने इलाके में दबदबा बनाए रखने के लिए
झूठी लड़ाई और रंजिश का नाटक करते हैं। कहानी दिखाती है कि कैसे दिखावे की वीरता का अंत एक साधारण देहाती के सामने उनकी कायरता उजागर होने के साथ होता है। और यही कहानी की दो मुख्य बातें हैं कि दो बाके कहानी में दो बाके लखनऊ कि जो बाहुबली है, जो खुद को वीर दिखाते हैं, दिखावे की लड़ाई, एक दूसरे से नफरत का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए वो लड़ते हैं। अरे अरे। और कठपुतली समर्थक भी इन्होंने लिखा है कि लिखते हैं कि उनके समर्थक भी इस तमाशे में शामिल होकर माहौल को गरमाते हैं। असली सामना कहानी मोड़ लेती है जब दोनों का सामना एक साधारण लेकिन तगड़े देहाती से होता है। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि देहाती की ताकत के सामने दो बाके अपनी सारी वीरता भूलकर कायरों की तरह भाग जाते हैं। और ये कहानी व्यर्थ के अहंकार और दिखावे पर कटाक्ष करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानियां हमने अपने समय में पढ़ी है। भगवती चरण वर्मा की ये कहानी उन्हीं में से एक है, दो बाके, है ना जी। तो एक थोड़ा सा वक्त हमें मिला है, ये गीत सुन ले जी। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। कसम हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई। खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई। खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई। तूने गुलशन मेरा महकाया है। तो समय हो चला है एक अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।
तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। हाँ मंजरी। और बात करते हैं कि देखिए, जब हम किसी अच्छे बच्चे को देखते हैं ना, जो भी बच्चे, मतलब अच्छा कहना नहीं चाहिए, सभी बच्चों को जब भी देखते हैं कोई अच्छी बातें कर रहा होता है, अच्छा व्यवहार कर रहा होता है, या वो हम किसी के घर जाए, वो जल्दी से जाके एक गिलास पानी ले आए, या आपको आपके साथ आपके बगल में बैठ जाए, आपको नमस्ते करे, पैर छुए, तो हम कह उठते हैं ना कि अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। तो हमें वो झलक वहीं से मिल जाती है, उसके बचपन से ही मिल जाती है कि बच्चों को संस्कार अच्छे दिए कैसे दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात। और किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं ना मंजरी, उसके बातचीत से भी हमें पता चलता है कि ये संस्कारवान इंसान है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, है ना। यानी कि जो बचपन से हमें दिए जाते हैं संस्कार, वो हमारे जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो संस्कारों का तो कहना चाहिए कि महत्व बहुत है, और हमारे जो माता पिता, उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, उनसे जो हमने सीखा, तो वो हम अपने बच्चों को देते हैं, और फिर हमारे बच्चे भी अपने बच्चों को देंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कहा भी जाता है कि संस्कार जो है वो घर से ही शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है उसका घर होता है, उसके माता पिता उसके गुरु होते हैं। तो वहीं से उसकी शुरुआत होती है, और वो जो बचपन में देखता, सुनता, सीखता है ना, वही ताउम्र उसके साथ लगा रहता है। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भी देखिए बहुत सारे संदेशों में लिखकर भेजा संदेश। एक साथी लिखते हैं कि संस्कार घर के ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं। परिवार से मिलने वाली सीख, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह और आपसी प्रेम जीवन की मजबूत नींव रखते हैं। माँ बाप की बातें, उनका व्यवहार, उनकी दी हुई शिक्षा बच्चों के स्वभाव में उतर जाती है। घर का वातावरण ही सिखाता है कि दूसरों से कैसे बात करनी है, कठिन समय में धैर्य कैसे रखना है, और खुशियों को मिलकर बांटना कैसे जीना है। यही संस्कार आगे चलकर व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाते हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी इमारतों, सड़कों या तकनीक से नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों के व्यवहार और उनके संस्कारों से होती है। और इन संस्कारों की पहली पाठशाला कोई स्कूल या विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि घर होता है। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं, तब उनके पास न कोई विचार होता है, न कोई पूर्वाग्रह। वे एक खाली पन्ने की तरह होते हैं, जिस पर सबसे पहले जो लिखा जाता है वो उनके परिवार के व्यवहार से ही लिखा जाता है। बच्चा बोलना बाद में सीखता है, पर देखना और समझना पहले शुरू कर देता है। वो ये नहीं समझता कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत। वो बस वही अपनाता है जो रोज अपने घर में होते हुए वो देखता है। अपने घर में सम्मान, अनुशासन और सादगी का वातावरण होगा, तो वो गुण धीरे धीरे बच्चे के स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन यदि घर में झूठ, क्रोध और असम्मान का माहौल होगा, तो वही संस्कार अनजाने में बच्चे के भीतर उतर जाएंगे। और देखते हैं कि आज के समय में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि नई पीढ़ी में संस्कार कम होते जा रहे हैं। लोग इसके लिए मोबाइल, इंटरनेट या आधुनिक जीवन शैली को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संस्कार किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होते, ना ही किसी किताब से इंस्टॉल होते हैं, घर के वातावरण से ही मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर और परिवार से मिले संस्कार हमारे जीवन की नींव होते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू एवं हर परिस्थितियों में सही दिशा दिखाते हैं। हम अपने से बड़े और छोटों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, कैसे सम्मान करना है, और उनके प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाना, ये हमें घर से मिले संस्कार ही सिखाते हैं। ये संस्कार हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं और समाज में हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं। अब ये हमारे बुजुर्गों पर निर्भर था कि उन्होंने हमें कैसे संस्कार दिए, या हम अपनी आगामी पीढ़ी के बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, ये देकर जाएंगे जो अगली पीढ़ी को भी संवार दे। बहुत खूबसूरत सी बात, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि संस्कार घर से ही शुरू होते हैं, और ये बच्चे के चरित्र निर्माण, दयालुता और सही आचरण की नींव रखते हैं। माता पिता और बुजुर्ग बच्चों को नैतिकता, बड़ों का सम्मान और जीवन मूल्य सिखाते हैं। घर का सकारात्मक माहौल ही बच्चे के सर्वांगीण विकास को आकार देता है, यानी उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके व्यवहार को आकार देता है। और संस्कार के बहुत सारे उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, चरित्र निर्माण, भावी पीढ़ी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बचपन से ही मिलती है। आप लिखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों का हमारे यहाँ उल्लेख है, जो जीवन को सही दिशा देते हैं, जैसे नामकरण, विद्यारंभ आदि। अभिभावकों की भूमिका होती है इसमें कि बच्चों को किस तरह से संस्कारित किया जाए। घर की शिक्षा बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला होती है। और इसी के साथ हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यक्ति के तन, मन और मस्तिष्क को पवित्र बनवाकर उसे समाज का एक योग्य, नैतिक और आचरणशील सदस्य बनाने की सहज प्रक्रिया यानी संस्कार। संस्कार सर्वप्रथम घर से ही शुरू होते हैं। इंसान बचपन से ही जब अपना साफ सुथरा, प्रसन्न घर, हंसमुख माता पिता, रिश्तेदार, उनकी आदर्श रहन सहन, सुसंस्कारित विचार, शिस्तबद्ध आचरण, समतोल आहार विहार आदि बातें देखता है, तो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए घर के अच्छे संस्कार ही तो यशदायी जीवन का पुरस्कार है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि घर और परिवार से मिले संस्कार हमारे जीवन की नींव होते हैं। और लिखते हैं कि जो हमारे जीवन के हर पहलू और हर परिस्थितियों में वही दिशा दिखाते हैं। हमें अपने से बड़े और छोटों के साथ कैसे व्यवहार रखना है, कैसे सम्मान करना है और उनके प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाना है, ये हमें घर से मिले संस्कार ही सिखाते हैं। ये संस्कार हमारे जीवन के हर मोड़ पर साथ होते हैं और समाज में हमारे मान सम्मान को बढ़ाते हैं। और अब ये हमारे घर के बुजुर्गों पर निर्भर होता है कि उन्होंने हमें कैसे संस्कार दिए हैं और आगामी पीढ़ी के बच्चों को हम कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि वो अगली पीढ़ी को भी संवार देंगे। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि संस्कार घर से ही मिलते हैं, ये एक अटूट सत्य है, क्योंकि परिवार की पहली पाठशाला है घर का वातावरण, माता पिता का आचरण और बुजुर्गों की सीख बच्चों में प्रेम, अनुशासन, ईमानदारी और आदर जैसे मूल्य विकसित करते हैं। स्कूल से शिक्षा मिलती है, लेकिन चरित्र निर्माण के संस्कार घर से ही मिलते हैं। गुजराती मुहावरा है कि पुत्र न लक्ष्मण पारणामा, अनुभव न लक्षण बारणामा। मतलब पुत्र हो या पुत्री, उसके लक्षण झूलने में ही दिखने को मिलते हैं और आने वाली बहू के लक्षण घर द्वारे पर उनके आचरण देखने को मिलते हैं। यानी कहते हैं ना कि पुत्र के पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये वाली कहावत है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी सी बातें लिखी। तो अब सोचते हैं कि बातों के बीच में, संदेशों के बीच में एक गीत सुन लिया जाए, बिल्कुल, फिर हम आगे बढ़े। चलिए सुनते हैं ये गीत प्यारा सा।
हाँ, तो मंजरी, बहुत ही प्यारा गीत था ये। बिल्कुल, बहुत प्यारा सा गीत था। और हम लोग भी देखिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं कि महंगी साड़ियों का रख रखाव, क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है ना घर में, जब हैवी साड़ियां होती हैं तो लगता है भाई इनको कैसे रखें। ड्राईक्लीन, ज्यादा से ज्यादा ड्राईक्लीन करा के रख लेते हैं। और लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसको ढंग से नहीं रखते ना, कई बार छोटे छोटे कीट जो है वो काट लेते हैं रेशमी साड़ियों को, तो खास तौर से, है ना। और ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग सीधे ही तहा के रख देते हैं, तो सीधा नहीं तहाना है, आपको उल्टा करके उसको तहाना है। तह के बीच में आपको बटर पेपर, इस टाइप के पेपर जो होते हैं ना, वो रख देने चाहिए। तो वो उसकी मतलब सितारे एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है। अच्छा, आपस में धागे नहीं है, धागे उलझ जाते हैं, कढ़ाई भी नहीं खिंचती है, और क्रीज भी जो है वो गाड़ी नहीं बनती। कई बार साड़ी पहनने निकालते तो पता चलता है कि कई समय से वो मुड़ी हुई थी ना, और वहीं से फटती है फिर वो साड़ियां, है ना। और पहनते समय भी दिक्कत आती है, जब हम प्लीट्स लगाते हैं साड़ियों की, तो फिर वो प्लीट्स जो है सही लगती नहीं है, क्योंकि वहां पर बीच में कहीं ना कहीं बरसों साड़ी का समेटा हुआ निशान पड़ा होता है। बिल्कुल। और जैसे मलमल या कॉटन का कवर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ी को मलमल के कपड़े में लपेट कर रखे, इससे साड़ी को हवा मिलती रहती है और नमी बनती है। खासकर सिल्क और बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए तो ये बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ टिश्यू पेपर के साथ फोल्ड करें, जैसे हमने कहा ना, बटर पेपर या टिश्यू पेपर के साथ आप फोल्ड करें। साड़ी के फोल्ड के बीच में टिश्यू पेपर रखें और इसमें जरी एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई आपस में ना रगड़कर खराब हो, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा साड़ी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। क्या होता है, हम अटैची या बक्से में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो उनके ऊपर रखते जाते हैं और तो वो खराब हो जाती हैं एक दूसरे से। और कई बार क्या पता किसी साड़ी का रंग भी उतरता हो तो दूसरे में रंग भी चढ़ जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। एक बार ऐसा हो भी गया था किसी के साथ। हाँ, तो, कच्ची होता है, साड़ी का रंग कच्चा होता है। खासतौर से बनारसी साड़ियां जो होती थी ना पुराने जमाने में, उनके रंग उतरते थे, तो उनको एक साथ रखा हमने, पता चला कि उनका गुलाबी रंग पीली साड़ी में चला गया और पीला रंग जो है गुलाबी में आ गया, दोनों साड़ियां खराब हो गई। तो देखिए ना, आप कुछ बताने वाली थी ना। हाँ, मैं ये बता रही थी कि वही आपने जो कहा कि एक साथ नहीं रखें, और सबसे बड़ी बात ये है कि समय समय पर इनको हवा लगाते रहें। जब भी आपको टाइम मिले, 2-3 महीने में साड़ियों को अलमारी से निकाल लें, 1-2 घंटे हवा में छाए में रख दें, इससे इनमें नमी और जो बदबू है वो भी नहीं आती है। बिल्कुल। और धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धूप में रखने से रंग उड़ जाता है। बिल्कुल। और जरी वाली साड़ी को अलग रखें और भारी जरी एम्ब्रॉयडरी या स्टोन वर्क वाली साड़ी को अलग रखें, इससे दूसरी साड़ियों में धागे नहीं फंसते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो अलमारी होती है उसमें भी नमी आ जाती, तो उसमें अलमारी में हम लोग कपूर, नीम की पत्तियां या लौंग भी रख सकते हैं, तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं और कपड़ा भी सुरक्षित रहता है। और ऐसे हमारी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है मंदाकिनी जी। एक लिखते हैं कि महंगी साड़ियों को हमेशा नमी से बचाना चाहिए, क्योंकि नमी से बारीक कीड़े पैदा होते हैं जो साड़ियों में छेद कर देते हैं। इसके अलावा इन्हें तह करके नहीं रखे, जहाँ तह होती वहां से भी फट जाती है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल पैड वाले मोटे हैंगर आते हैं, उन्हीं पर इन साड़ियों को लटकाएं। सूती कपड़े के कवर के साथ नेफ्थलीन की गोलियां भी नहीं डालना चाहिए, इससे जरी काली पड़ जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम नेफ्थलीन की गोलियां ही अक्सर डाल देते हैं, है ना। हाँ, तो जरी जो है काली पड़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं एक सखी लिखती हैं, महंगी साड़ी का रख रखाव महंगी साड़ी के लिए सबसे ज्यादा सही है कि साड़ी को ड्राईक्लीन करने लायक है तो उसको ड्राईक्लीन करवा लें, उसको संभाल के रखें, ऐसे ही अलमारी में मतलब फैला के नहीं रखें उसे। अगर महंगी है तो उसको एक अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से संभाल कर रखें और कपड़ों के बीच में न फंस जाए, ऐसा भी उसका ध्यान रखें। साथ ही उसका जो रंग है वो खराब होने लगे तो धोने से पहले ध्यान रख लें कि साड़ी को धोना है या नहीं धोना है, ड्राई क्लीन कराना है या क्या करना है। इन सब की जानकारी होने के बाद ही आप उसे खास तरीके से रख सकती हैं। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि महंगी साड़ियों की देखभाल कैसे करें। पहनने के बाद तुरंत ना मोड़े, पहले साड़ी को हवा लगने दें ताकि पसीने की नमी सूख जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रेशमी और जरी वाली साड़ियों को घर पर धोने की बजाय ड्राई क्लीन करवाना बेहतर होता है। सूती कपड़े में लपेट करके, जैसा हमने भी बताया है कि, और इसके साथ साथ प्लास्टिक में रखने से कपड़ा बहुत खराब हो सकता है। बिल्कुल, आप प्लास्टिक में तो रखे ही ना। मलमल या कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा होता है। हैंगर पर भारी साड़ी ना टांगे, इससे साड़ी का आकार बिगड़ सकता है और कढ़ाई खिंच जाती है। साड़ी को सूखी अलमारी में रखें, नमी से फफूंदी और जरी काली पड़ सकती है। और वही कहा है कि एक तह से लंबे समय तक रखने से कपड़ा कमजोर हो जाता है। अलमारी में नीम की पत्तियां या कपूर रखें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साड़ी पहनकर आने के बाद उसे थोड़ी देर हवा लगने दें, इससे पसीने की नमी निकल जाती है, कपड़ा खराब नहीं होता। मुलायम कपड़े में लपेट कर रखें। महंगी साड़ियों को जैसा पहले बताया, मलमल
मलमल और सूती में लपेट कर रखें। प्लास्टिक बैग में रखने से नमी बनती है और कपड़ा खराब हो जाता है। और जरी वाली साड़ियों को उल्टा मोड़ कर रखें। जरी या कढ़ाई वाली साड़ियों को उल्टा फोल्ड करने से उनकी जरी घिसती नहीं है। बीच बीच में फोल्ड बदलते रहे। 2-3 महीने में साड़ी का फोल्ड बदल दें, इससे एक ही जगह पर स्थायी क्रीज नहीं बनती। सबसे बड़ी बात है, वरना वो पहनने में बड़ी दिक्कत और बुरी भी लगती है। बिल्कुल। और हाँ, यही देखिए सबने ज्यादातर ऐसी बातें लिखी हैं कि भाई महंगी सिल्क की साड़ियों को सालों साल नया बनाए रखने के लिए हमेशा मलमल के कपड़े या कॉटन के कपड़े या साड़ी बैग में रखें। और इसके साथ ही सिल्क की साड़ियों को 6 महीने धूप में दिखाएं। धूप में दिखाना चाहिए। रासायनिक गोलियों की जगह कपूर रखें और हमेशा ड्राई क्लीन कराएं। हाँ, हल्की धूप जो होती है उसमें आप दिखा सकते हैं। तेज दोपहर की धूप नहीं होनी चाहिए। शेड में रख दें, धूप निकली और हल्की गर्माहट जो होती है। और एक लिखते हैं कि इत्र स्प्रे जो हम करते हैं वो सीधे नहीं करें। साड़ी पर सीधे परफ्यूम या डिओ न लगाएं, इससे दाग पड़ जाते हैं। कपड़ों पर दाग पड़ जाते हैं और फिर वो छूटते भी नहीं हैं। और आप लिखते हैं कि महंगी साड़ियाँ अगर सिल्क की है, बनारसी की हैं, जरी हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वही सबने एक बात तो लिखी है कि मलमल का या कॉटन का कपड़ा अपने पास रखना है और उसमें उसे लटका के रखना है। बिल्कुल अच्छी सी जानकारी सबने दी है। तो क्यों ना हम लोग एक गीत सुन लेते हैं, फिर हाँ बिल्कुल सुनते हैं। और देखिए सफाई और धुलाई के बारे में अगर हम और कुछ भी जानना चाहें तो हमारे श्रोता लिख तो रहे हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं और आगे। घूमता
मंदाकिनी जी, एक संदेश पर मेरी नजर गई तो मैंने कहा अच्छा इसको लेते ही। इन्होंने संस्कार के बारे में लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोर्स में पढ़ी थी, बड़े घर की बेटी, कैसे घर में छोटी सी बात का बतंगड़ बनता है और क्लेश फैलता है, पर उस बहू के संस्कार स्थिति को संभालती है, अपनी गलती को स्वीकार करके अपने टूटे हुए घर को बचा लेती है। यही संस्कार लोग परिवार में देखते हैं, परिवार से मिलता है। बहुत सुंदर सी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। और कहानियां तो सच में ऐसी हैं कि आप डूब के पढ़िए तो आपको कहीं ना कहीं उसमें से प्रेरणा हर लाइनों में आपको मिलती जाएगी। और अगर हम पुराने साहित्यकारों की जब कहानियां पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं घर से, घर के संस्कारों को लेकर कहानियां लिखी गई हैं, आसपास के समाज से लिखी हुई होती लिखी हुई है। इसलिए समाज का जो साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि वो समाज से ही उठती है कहानियां, है ना। और देखिए आज हम अपने व्यंजन के बात करने वाले हैं, गुजराती व्यंजन के बारे में। तो गोटा पकौड़ा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ मैं तुम्हें टोकना चाहूंगी। बात करने के लिए आज तो मतलब घर से सोच के आई थी कि आज सिर्फ मैं गोटा पकौड़ा, लापसी और गुजराती कढ़ी पर सिर्फ बात ही करूंगी, कुछ बना के नहीं आऊंगी, है ना। देखिए आज तो जो मैंने बनाया था वो आपको थोड़ा सा चखा दिया, लेकिन इनमें से कुछ नहीं बनाया था। तो फिर आप तो ये कभी अगली ड्यूटी पे। अच्छा चलिए देखते हैं। तो गोटा पकौड़ा मेथी के गोटा यानी मेथी का होता है। इसकी सामग्री है कि 1 कप बेसन, 1 कप बारीक कटी मेथी, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, 1 चम्मच तिल, सफेद तिल लीजिए, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा चीनी अगर आपको इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तलने के लिए तेल, पानी घोल बनाने के लिए। और इसकी बनाने की विधि क्या है, एक बर्तन में बेसन, मेथी को आप अच्छे से साफ करके अच्छे से धो लीजिएगा और उसको आप काट लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। एक बर्तन में बेसन को घोल लेना है, उसके ऊपर मेथी आप कटी हुई डालें, हरी मिर्च, अदरक, तिल, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और चीनी भी आप डालिए अगर आपको डालना पसंद है तो। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करिए। इसमें बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा सा हल्का सा मिलाएं। कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, हाथ या चम्मच से छोटे छोटे गोले बनाकर तेल में इसको डालती जाएं और सुनहरा होने तक इसको आप तल लें। तो ये गर्मा गर्म गोटा पकौड़े हरी चटनी या मीठी की चटनी के साथ खा सकते हैं। चलिए तो अब मैं आपको सिखाती हूँ लापसी। ठीक है, हमारे श्रोता ने लिखे भेजी है, जिसे हम मीठा दलिया भी कहते हैं। बनाने में थोड़ा फर्क हो सकता है, वैसे लापसी का थोड़ा मेरे ख्याल से स्वाद जो है अलग होता है मीठे दलिये से। ये लापसी, ये जो रेसिपी बता रहे हैं ये हम लेकर के आए हैं बताने के लिए। अच्छा, खिलाओगी? हाँ, बाद में। अच्छा जी हाँ, ये लिखते हैं कि 1 कप मोटा गेहूं दलिया, आधा कप घी, 3/4 कप गुड़ यानी चीनी या चीनी ले सकते हैं, 2 कप पानी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 8-10 काजू और 8-10 बादाम। तो 1 बड़ा चम्मच किशमिश बनाने की विधि। 1 बड़ा चम्मच किशमिश अब बनाने की विधि बता रहे हैं आप एक साथ जोड़ दिया। कढ़ाई में घी गरम करें, उसमें गेहूं का दलिया डालकर हल्का सुनहरा होने तक भुनें। अब पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। जब दलिया गर्म हो जाए तो उसमें गुड़ डाल दें, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 2-3 मिनट पकाकर गैस बंद कर दें। लापसी तैयार, त्योहारों में बहुत पसंद की जाती है। और इसके साथ ही हम बताने वाले हैं गुजराती कढ़ी। तो इसकी सामग्री है कि 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच बेसन, 3 कप पानी, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच गुड़, नमक स्वाद के अनुसार। तड़के के लिए तेल आपको लेना है, तड़के के लिए लेना है 1 चम्मच देशी घी, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 7-8 करी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च। अब बनाने की विधि है कि दही, बेसन और पानी को अच्छे से फेंट लें। इसमें नमक, गुड़, अदरक और हरी मिर्च डालें। इस मिश्रण को गैस पर रखकर लगातार चलाते हुए उबालें। लगभग 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और एक छोटे पैन में घी गरम करें। इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च का तड़का लगाएं। ये तड़का कढ़ी में डाल दें। जो ये तड़का रहेगा उसको आप कढ़ी में डाल दीजिए। गुजराती कढ़ी को गर्मा गर्म चावल या खिचड़ी के साथ आप परोस सकते हैं, खा सकते हैं। तो भाई ये सब चीजें तो आपको लापसी मिल सकता है आपको खाने को जल्दी। तो चलिए फटाफट गीत बजाते हैं ताकि लापसी खाने को मिल जाए। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया
जी, आधी रात तो नहीं हुई है लेकिन हाँ, जाना तो आधा दिन हो चुका है, आधा दिन से ज्यादा हो चुका है। हाँ, तो अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा को विदा दीजिए, चलते हैं, नमस्कार करते हैं। जी, नमस्कार बहुत बहुत हम सभी का। जी। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।